नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। किसकी बनेगी सरकार? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नतीजों की बारी है। नतीजे आ रहे हैं, ईवीएम खुल रही है और एक एक कर यह तय होने की स्थिति में अब राज्य आगे बढ़ रहे हैं कि किसकी सत्ता वहां पर बनी रहेगी। सबकी निगाहें जिस राज्य पर टिकी हुई थी वो है पश्चिम बंगाल। 292 सीटें, चूंकि 294 हैं, 2 जगहों पर प्रत्याशियों की मृत्यु हो जाने के बाद वहां पर चुनाव नहीं हुए, लिहाजा 292 सीटों के परिणाम आएंगे। अभी की जो स्थिति है, बहुत नेक टू नेक मुकाबला यहां पर चल रहा है। टीएमसी इस वक्त 86 सीटों पर आगे है। 72 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, जो पिछली बार दूसरा सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरा था, वो महज 3 सीटों पर उसके उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी तक के रुझानों में टीएमसी थोड़ी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। यानी आईएनएस 24/7 के साथ सी वोटर ने जो अपना एक एग्जिट पोल के तहत जो आंकड़े दिए थे, कमोबेश उसी तरफ अभी फिगर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से असम में बात करें, 126 सीटें हैं। बीजेपी 24 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। असम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए यहां पर सत्ता में है और ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती नजर आ रही है। तमिलनाडु में जैसा कि माना जा रहा था, जैसा कि अनुमान लगाए जा रहे थे कि डीएमके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर हो सकती है। एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन का फैसला जनता ने दिया है। कमोबेश अभी वही स्थिति है, लेकिन तमिलनाडु में फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो शुरुआती रुझान निकल के आ रहे हैं वो एक तरफा डीएमके की जीत की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। कमोबेश सारे ही एग्जिट पोल्स में तमिलनाडु में एक तरफा जीत की बात कही गई थी। अभी वहां पर डीएमके, तमिलनाडु में बीजेपी प्लस यानी अभी एआईएडीएमके और बीजेपी चूंकि गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है, वहीं डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर है। काफी नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केरल में तस्वीर कमोबेश साफ होती दिख रही है। एक बार फिर से एलडीएफ की सरकार वहां पर बनने की स्थितियां बन रही हैं। 140 सीटें हैं, जिसमें से 80 सीटों पर इस वक्त एलडीए के जो उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो अपडेट्स हैं आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर टीएमसी 87 सीटों पर आगे, 73 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे और 3 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार आगे। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जय किशन शर्मा साहब सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि रुझानों की जो स्थिति निकल के सामने आ रही है। जय किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे सर कि ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। कई बड़े बड़े चेहरों के राजनीतिक भविष्य का फैसला इस चुनाव के जरिए होने वाला है। तमाम अलग अलग विषयों पर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो शुरुआती रुझान निकल के आ रहे हैं जय किशन जी, क्या ये चौंका रहे हैं या इसी तरह की उम्मीद थी? नहीं, इसी तरह की उम्मीद थी। चौंका बिल्कुल नहीं रहे हैं जी, क्योंकि जो आप सबके जो पहले जो आपने चुनाव के पूर्व जो सर्वेक्षण दिया था जी, उसमें भी लगभग यही स्थिति थी और हर राज्य की लगभग यही स्थिति है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, तो पश्चिम बंगाल में ये बिल्कुल होना ही था। बीजेपी काफी आगे निकलनी थी, क्योंकि चुनाव की जो सभाएं हो रही थी उससे भी ये परिलक्षित हो रहा था और अब नतीजों में भी वो लगभग परिलक्षित हो रहा है। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के बीच के डिफरेंस का सवाल है, वो अभी ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जो स्थिति उभर के आ रही है वो ये बता रही है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी और ये इस पर डिपेंड करेगा कि हो सकता है कि किसी को बहुमत भी ना मिले। ऐसी जो अभी जो दिख रहा है वो तो यही बता रहा है। प्रारंभिक चुनाव है, आगे क्या होता है अभी दिन भर पूरा पड़ा हुआ है। उसके कोरोना प्रोटोकॉल के कारण मतगणना भी धीरे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अभी इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान जो आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जय किशन शर्मा हमारे साथ में हैं और उनका यह मानना है कि ये जो रुझान अब तक सामने आए हैं ये चौंकाने वाले नहीं है। कमोबेश इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी और जो एग्जिट पोल्स आए थे उन एग्जिट पोल ने भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें पेश करने की कोशिश की थी, इसी तरह की कुछ तस्वीरें पेश हुई थी। इन सब के बीच हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता साहब भी सीधे जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और नतीजों का इंतजार था आज। कांग्रेस पार्टी भी कुछ राज्यों में बड़ी उम्मीदों से इस बार के नतीजों पर नजर बनाए हुई थी। शुरुआती जो रुझान है,
क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? नहीं, जो रुझान तो जो भी है अभी उसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। अभी तो पहला राउंड ही पूरा नहीं हुआ होगा। लेकिन परिस्थितियां जो हैं सामने, उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को केवल जो है पुडुचेरी से ही संतोष करना पड़ेगा और सब जगह ये साफ हो जाएगी। ये जो चुनाव हुए हैं, ये हजारों लोगों की मौत पर चुनाव हुए हैं। उनको जो है झोंका गया है इसमें, और जो एक चापलूस किस्म के जो लोग थे उन्हें पुरस्कृत करके गवर्नर भी बनाया गया है। इसकी कीमत प्रदेश चुका रहा है, और ये जो है बहुत भारी कीमत चुकाकर जो चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को निराशा होगी और उसे लगेगा कि जिस खतरे में उसने देश को डाला है इन चुनाव के चक्कर में और सत्ता की भूख के चक्कर में, वो परिणाम उसे उतने सार्थक परिणाम नहीं मिलेंगे। भूपेन जी, अगर असम के संदर्भ में भी बात करें, हालांकि अभी महज 34 सीटों पर ही रुझान मिले हैं, लेकिन 34 सीटों के रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत इस राज्य में झोंकी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया, तमाम दिग्गज नेता वहां पर लगे हुए थे, स्वयं राहुल गांधी जी लगातार वहां अभियानों पर लगे हुए थे, लेकिन शुरुआती रुझान उस तरह से नहीं आ रहे हैं। असम थोड़ा निराश कर रहा है आंकड़ों के लिहाज से शुरुआत में? नहीं, हमें देश की जनता ने निराश नहीं किया है। देश की जनता की अदालत में हम चुनाव जीते हुए हैं, और मशीनों की अदालत में फैसले अभी शाम तक आ जाएंगे। कोई समस्या इसमें नहीं है। लोगों को सब पता है किस तरीके से जो है हेमंत बिश्व शर्मा जो है वहां पर सरेआम कह रहे थे कि कोई चुनाव काम वाम से नहीं जीते जाते हैं, और जिस तरीके से वहां मशीनों की हेरफेरी हुई है, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग का जो है वो एटीट्यूड रहा है, और उसके बाद श्रीमान जी पुरस्कृत हो गए हैं, तो ये सारी चीजें जनता के सामने है। परिणाम कुछ भी हो, जनता का जो परसेप्शन है और जनता की अदालत में आज जाए, कलकत्ते में देखें आप, क्या भी परिणाम ले आए हैं पेटियां जो थू कर रहे हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी ने गेन क्या किया है कि पूरी जो है पूरी दुनिया में जग हंसाई जिस पार्टी की हो रही है, पूरी जो है विश्व निंदा का पात्र जो पार्टी बनी हुई है, वो एक राज्य के चुनाव जीतकर दुनिया फतेह कर लेगी क्या? ये सारी चीजें आज हैं सामने। परिणामों को लेकर जनता उतनी उत्साहित नहीं है जो उसकी धारणा बन चुकी है। पूरे देश में धारणा बन चुकी है कि ये पार्टी सत्ता की भूखी है और किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। पूरे देश को भी ये आग में झोंक सकती है। ये परसेप्शन बन चुका है, पूरे देश का परसेप्शन बन चुका है। अब परिणाम जो क्या आएंगे उसमें जो है ये कि इसमें क्रेडिबिलिटी है, सुनील अरोड़ा की भी क्रेडिबिलिटी सिद्ध होना है इन परिणामों से। वो भी इंगित करेंगे कि जो उन्हें पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार किस चीज का मिला है। इन सब के बीच लगातार आपको अपडेट्स भी हम दे रहे हैं, रुझान निकल के सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि शुरुआत से ही काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 87 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 80 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके उम्मीदवार 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। जय किशन जी, यहां पर बहुत जो दिलचस्प आंकड़े शुरुआत में निकल के सामने आ रहे हैं वो ये कि सिंगूर, जो कि नंदीग्राम के साथ साथ सिंगूर वो इलाका जो कि ममता बनर्जी ने जिस यहां से इस सीट से अपने करियर की शुरुआत की थी, सिंगूर से माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ भी सकती हैं, लेकिन फिर वो नंदीग्राम जाकर चुनाव लड़ी। सिंगूर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और नंदीग्राम जहां से स्वयं ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी शुभेंदु अधिकारी के पीछे के शुरुआती जो रुझान है उसमें पीछे चल रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो टीएमसी आगे है, लेकिन ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। सिंगूर में भी नुकसान होने की स्थिति में है। इसको किस तरह से आकलन करते हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है? देखिए, जहां तक आपने ये दो चुनाव सिंगूर और नंदीग्राम की बात की है, तो नंदीग्राम में जो रुझान है अभी वो, और इसका सिंगूर का जी, इसमें दोनों में लगता है कि टीएमसी हारेगी। और जो अगर आप अभी जो एकदम बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ी हैं, 81 आपने बताया, 90 टीएमसी की हुई हैं जी, तो उससे लगता है कि अभी इन दोनों के बारे में भी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं, और बहुत कहना चाहिए कि जनता का जो रुझान है वो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस तो अब वहां बिल्कुल
साफी हो गई है। सीपीएम और सीपीआई वगैरह ये जो संगठन थे ये भी बिल्कुल साफ हो रहे हैं। और कांग्रेस ने जो एक गेम प्लान किया था जिसमें उसने मुस्लिम संगठनों से मित्रता करके और चुनाव जीतने की, चाहे वो असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, तो वहां दोनों जगह उसको करारा झटका लग रहा है। और बहुत कांग्रेस की तो खैर सफाई हो पहले से भी दिख रही थी और इन चुनाव परिणामों भी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने निस्संदेह रिजल्ट बहुत अच्छे बना रही है ये दोनों राज्यों में। वहां तो सरकार फिर से रिटेन करने वाली है पश्चिम असम में जी। और शायद हो सकता है, क्योंकि अभी इट्स अर्ली जिससे कि पश्चिम बंगाल में भी वो सरकार बना लेगी। लेकिन जो आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, इसलिए लगता यही है कि बीजेपी जीत सकती है। जी, तो कुल मिलाकर शुरुआती रुझान जो है उस जो इस साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम की स्थिति है। चूंकि आप अगर 2016 के विधानसभा चुनाव से इसको अगर कंपेयर करते हैं, मात्र 3 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही थी। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत तरीके से यहां पर चुनाव लड़ने की स्थिति में होगी और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर झोंकी। टीएमसी की तरफ से भी कड़ा मुकाबला है और वही कमोबेश यहां पर अभी जो रुझान है उसमें भी देखने को मिल रहा है। 93 सीटों पर इस वक्त टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 85 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 4 सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम असम का जिक्र करें, असम में भी अब तक जो रुझान मिले हैं 52 सीटों के, उसमें 29 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस के उम्मीदवार 19 सीटों पर। कांग्रेस ने चूंकि गठबंधन किया है यहां 5 अलग अलग दलों के साथ, जिसमें एआईयूडीएफ भी महत्वपूर्ण एक दल शामिल है जो पिछली बार अलग चुनाव लड़ा था और काफी सीटें यहां पर जीतने में कामयाब हुआ था। इस बार वो साथ में है। ऐसे में गठबंधन के साथ उम्मीद थी असम में कि कांग्रेस वहां पर सत्ता में वापस लौट सकती है, लेकिन शुरुआती रुझान इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, हमने आपको भी इस वक्त सुना और जब एग्जिट पोल के नतीजे हम लोगों ने दिखाए थे उस वक्त भी कमोबेश इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, तब भी यही बात थी। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाजपा को नुकसान हो रहा है, भाजपा ने गलत तरीके से इस वक्त देश को खतरे में डाल दिया। भाजपा ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या चिंताएं पार्टी के भीतर है? देश की सबसे पुरानी पार्टी, कहीं गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति आ रही है तो कहीं जो चुनाव परिणाम अभी तक जो रुझान है वो बहुत तरीके से विपरीत जाते नजर आ रहे हैं। ये मंथन का वक्त है भूपेंद्र जी? जब भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 2 सीट की थी तो भारतीय जनता पार्टी मंथन करती थी। ये तो एक दौर है और इस दौर से हर पार्टी गुजरती है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो चिंता है वो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई जो है दुनिया लुट जाने वाली है। इसलिए चिंता है कि जिन मूल्यों को, जिन संस्कारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो मूल्य जो है देश का सत्यानाश बिठा रहे हैं, वो देश की सारी संस्थाओं को तिरोहित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इस बात को लेकर चिंता है और इस बात को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने की तैयारी कांग्रेस करती है। इसमें जो लोग साथ आ रहे हैं वो साथ आएंगे, जो सरेंडर कर रहे हैं वो आगे इसका परिणाम भोगेंगे। अंततः तो राष्ट्र है, अंततः देश और उसकी राजनीति है। क्या ये लोग देख नहीं रहे हैं आज कितनी लाशों के ऊपर इस चुनाव के परिणाम आएंगे? अच्छे आए बुरे आए, किसी पार्टी को सत्ता मिले ना मिले, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो कितनी लाशों के ऊपर होंगे ये तो सबको पता है ना। ये तो बीजेपी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है, ये अमित शाह जी को भी पता है, ये राहुल गांधी जी को भी पता है। ये देश वहां से सोच की शुरुआत होनी चाहिए और जो लोग वहां से नहीं सोच पा रहे हैं वो जो है जुलूसों में शामिल रहेंगे, किसी की जीत के किसी की हार के। असम के जो परिणाम है वो बार बार ये बात उठाई जाती है कि किसी मुसलमान संगठन से हमने सहयोग कर लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मुस्लिम संगठन कल नहीं थे? क्या बांग्लादेश से जो है आतंकवादी जो रिहा होकर आए कल उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव में उनकी क्या हमकदमी नहीं थी? ये जो एक पाखंड है, ये जो ढोंग एक तरह का दुष्प्रचार बनाया जाता है, ये दुष्प्रचार का कोई अर्थ नहीं है। जो जिन लोगों को लोकतांत्रिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, अगर उनके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं तो किस बात क्या कर रहे हैं? इस तरह के आरोप लगाने वाले जो है उस संविधान की हत्या करते हैं, उसके ऊपर आक्षेप करते हैं।
भाई फिर अगर उन्हें अधिकार क्यों दिया चुनाव लड़ने का, उन्हें मत हटा दीजिए चुनाव की प्रक्रिया से। जब चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार देश का कानून उन्हें देता है, तो उनके साथ गठबंधन करने का हर्ज क्या है? और वो कोई अछूत है क्या? ये सिद्ध करना भारतीय जनता पार्टी को लिस्ट टांगनी चाहिए केंद्र सरकार से कि ये दल अछूत है, अगर इनके साथ कोई जो है गठबंधन करेगा तो उसको जो है देशद्रोही माना जाएगा। ये एक तरह की परसेप्शन बिल्डिंग है, और इस परसेप्शन बिल्डिंग में जो भी लोग शामिल हैं वो सारे के सारे जो है देश की व्यवस्था को तोड़ने में भागीदार हैं। परसेप्शन बिल्डिंग की स्थितियां हैं और गठबंधन कहीं भी किसी भी पार्टी से हो, इस पर कहीं कोई गुरेज नहीं है। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां निकल के सामने आ रही हैं, और असम में कम से कम कांग्रेस पार्टी एक उम्मीद लगाकर चल रही थी कि असम में सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहां पर सत्ता में लौटने की स्थिति में नजर आ रही है। सबकी निगाहें इस वक्त पश्चिम बंगाल के रुझानों पर भी टिकी हुई है, चूंकि 292 सीटें हैं। 98 सीटों पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 91 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो गठबंधन के साथ जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, 2016 में जो चुनाव हुए थे, 211 सीटों पर अकेली टीएमसी यहां पर जीतने में कामयाब रही थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जो 44 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। गठबंधन था पिछली बार भी लेफ्ट के साथ, 76 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से पलटती नजर आ रही है। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से अपडेट किया। इन सबके बीच दमोह, जहां पर उपचुनाव होने हैं, यहां पर भी पहले दौर की मतगणना के खत्म होने की जानकारी आ रही है। कांग्रेस के अजय टंडन इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये दमोह से इस वक्त का जो रुझान आ रहा है ये कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। राहुल लोधी और अजय टंडन के बीच में सीधा मुकाबला है। राहुल लोधी 2018 में कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, ठीक उपचुनाव से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी के साथ चले गए। जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो उसके बाद बीजेपी ने राहुल लोधी को ही यहां पर मैदान में उतारा और अजय टंडन को, यहां पर कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता हैं, उनको मैदान में उतारा था। पहले राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद अजय टंडन यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं करीब 1600 वोटों के साथ। विजय श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त दमोह से सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विजय, जानना चाहेंगे आपसे, दमोह उपचुनाव के मतगणना के संबंध में पहले दौर की मतगणना पूरी हो गई है, क्या कुछ जानकारियां आ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि पहले दौर की मतगणना खत्म हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को 3702 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राहुल सिंह को 2669 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार पहले ही राउंड में 1633 की बढ़त कांग्रेस द्वारा यहां पर ले ली गई है। और अभी डाक मतपत्रों की पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई है। इसके पहले जो पहला राउंड आया उसके रुझान थे। जी, टोटल कितने राउंड में यहां पर काउंटिंग होनी है? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 26 राउंड मतगणना होनी है, जो शाम के बाद तक चलेगी। और जो पहले राउंड के जो अभी परिणाम आए उसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। और अभी जो मत खुले हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्रों की मतगणना होगी। जी, लगातार नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर दमोह से ये एक पहले राउंड की मतगणना हो रही है। चूंकि उपचुनाव दमोह में भी तय था, यहां पर भी नतीजे आ जाने हैं। और दमोह के उपचुनाव में जो मतगणना हो रही है, पहले राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये भी परिणाम जो है इसके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी, चूंकि लगातार यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिशें की गई। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में भी लगातार यहां पर बहुत मेहनत की गई। राहुल लोधी यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भूपेन्द्र गुप्ता जी, उम्मीद जगा रहा है दमोह? नहीं, निश्चित रूप से वहां तो जनता ही सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। परिणाम बहुत सार्थक आएंगे और बिल्कुल सहजता से ये परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मार खाएगी। हालांकि अभी बहुत जल्दी है ये बात कहना। हम लोग तो आखिरी तक परिणाम में विश्वास करते हैं, जब आखिरी जो है जारी हो। और सरकार को अभी तत्काल जो है पहले जो है गिनती करनी चाहिए पोस्टल बैलेट्स की। ये हमेशा आखिरी में गिनती करवा के और उसमें जो है गलतियों को जगह देते हैं। ये जबकि ऐसा नियम है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंट होना चाहिए, ये क्यों नहीं किए हैं, ये बात अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जी, भूपेन्द्र जी का ये कहना है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती अब तक हुई नहीं है, इसको पहले कराया जाना चाहिए। अमूमन जहां पर भी काउंटिंग होती है तो
यही माना जाता है कि पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होती है, लेकिन अभी पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कुल 26 राउंड में दमोह के उपचुनाव के लिए काउंटिंग होगी और उसके बाद एक एक राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे पहले आपको नतीजे हम बताते जाएंगे, जो रुझान आ रहे हैं वो भी बताते जाएंगे। बाकी 5 राज्यों की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। और इस वक्त दोनों ही पार्टियां पश्चिम बंगाल में 100 के फिगर को पार कर चुकी हैं। बीजेपी के उम्मीदवार 100 सीटों पर आगे, टीएमसी के उम्मीदवार 106 सीटों पर आगे। यानी कि यही स्थिति अगर परिणामों में तब्दील होती है तो प्रशांत किशोर का वो दावा, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कुल मिलाकर टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा अगर बीजेपी के उम्मीदवार 100 सीट भी जीतने में कामयाब रहे। तो अभी की स्थिति में तो 100 के आंकड़े को बीजेपी ने छू लिया है, टीएमसी 107 सीटों पर आगे हैं। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और फाइनल जब तमाम 292 सीटों की काउंटिंग हो जाएगी, ये फिगर कहां जाकर रुकते हैं, सबकी निगाहें इसके ऊपर जाहिर तौर पर टिकी हुई हैं। जय किशन जी, मैं दमोह के संदर्भ में आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इससे पहले 28 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव देखे हैं प्रदेश ने, फिर अब उसी तरह की स्थितियों के बीच ये दमोह में इस बार जो उपचुनाव हुए हैं, क्या कुछ इसमें उम्मीद की जा रही है? चूंकि पहला राउंड है, अजय टंडन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहां पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जैसा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो खुद स्वीकार रहे हैं कि अभी ये पहला राउंड है और उनकी जो जीत है या फर्स्ट राउंड की, उसको वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं एक बात अपने मित्र से जरूर जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी तो कोरोना के कारण मौत हो रही है। यहां पर उन्होंने उस विक्टिम कार्ड का यूज नहीं किया है जो वो पूरे देश में कर रहे हैं, यानी जहां राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो विक्टिम कार्ड का यूज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम बीजेपी पक्ष में आ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर अपना महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस यहां जीतती है तो वो क्या कर रही होगी, इसका जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा। दूसरी बात, किसी भी, जैसा आपने भी स्वीकार किया कि हमारे संविधान के अंदर सभी दलों को चुनाव लड़ने की आजादी है, सभी संप्रदायों को, जातियों को, सबको लड़ने की आजादी है, ठीक है। सवाल यह है कि आपने तरुण गोगोई ने, जो पिछले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने जो मुस्लिम संगठन है उससे दूरी बनाई रखी थी और उन्होंने कहा था कि इससे चुनाव साथ नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस बार उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो वहां पर सत्ता हासिल करे। अब जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई थी कि मुस्लिम जो एकजुट वोट होता है उसको वो अपनी तरफ कर ले, उसमें वो पूरी तरह से असफल दिखाई दे रहे हैं प्रारंभिक चुनाव में भी, ठीक है। तो जहां तक इसका सवाल है दमोह का, तो दमोह के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी में दमोह चुनाव को लेकर के काफी मतांतर थे। बीजेपी संगठन ने जो कांग्रेस से आए हुए मिस्टर लोधी हैं उनको जब टिकट दिया था तो उस पर संगठन में काफी विवाद था। तो इसलिए अगर वहां से अजय टंडन जीत जाते हैं, जिसकी संभावना अभी पहले राउंड पर व्यक्त करना अतिशयोक्ति होगी, जी। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो कैंडिडेट थे ये कांग्रेस से निकल करके आए थे और चुनाव के पहले आए थे और उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोटे तौर पर जनता में उनकी जो इमेज है इस चुनाव के कारण वो बीजेपी के हैं, ऐसा है। लेकिन आम जनता जो मानकर चल रही है वो तो ये मानकर चल रही है कि ही इज ए कांग्रेसमैन। तो ये इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी में भी काफी मतांतर रहे हैं और अगर यहाँ पर टंडन जीत जाते हैं तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा फायदे का सौदा नहीं होगा ये, क्योंकि इससे कोई उस पर सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक जो दिख रहा है यह तीसरे का,
अब जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो एनआरसी हुई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि वो असम के जो लोग हैं जातीय आधार पर, देखिए एक बात बहुत साफ बता रहा, जो वहां असम गुवाहाटी में गया हूं और मैंने देखा है कि असम में दो तरह के, यानी जो वहां से आने वाले मुसलमान हैं बांग्लादेश से, चाहे वो बंगाल हो और चाहे यहाँ हो, वहां के मुसलमानों का जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके साथ पटरी नहीं बैठती है। कांग्रेस ये मानकर चलती है कि वो उनके वो मुसलमान चूंकि एक साथ रहते हैं, वो अध्ययन ही नहीं किया है उन्होंने कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है जमीनी। वहां नेता जो हेमंत शर्मा थे वही जमीनी नेता थे। कांग्रेस के पास कोई जमीनी नेता नहीं है, सब हवाई नेता हैं। जैसे राहुल गांधी हवा में घूमते हैं, वैसे हर राज्य की यही सिचुएशन है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो जी, कि वहां सब हवा में रहते हैं, जमीन से कोई संपर्क नहीं है। हेमंत शर्मा जो है वो वाकई में जमीनी कार्यकर्ता थे और उन्होंने भांप लिया था कि कांग्रेस को अगर चलना है तो उसको देखना होगा कि सिचुएशन क्या है जी। वहां मिलाकर जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनका जाना कांग्रेस को वहां पर खला। इस बीच हमारे साथ में हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से अभी तक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 5 राज्यों के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमने 2 दिन पहले एग्जिट पोल की जो फिगर्स बताए थे, कमोबेश वही चीज इस वक्त फिगर्स में आती नजर आ रही है। टीएमसी 120 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 108 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और लेफ्ट बीजेपी और जो कांग्रेस का गठबंधन था वो 6 सीटों पर है। असम में एक तरफा जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल से हम शुरू करते हैं और जयकिशन जी और भूपेन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जो दिलचस्पी का विषय है उसमें ये जानकारी बड़ी मददगार हो सकती है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। कुल मिलाकर मुकाबला चल रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बढ़त पे है। करीब 12 सीटों की बढ़त है। 120 सीटों पर इस समय तृणमूल आ गए और 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नंदीग्राम सीट, जहां से स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं, वो शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले इस समय 1500 वोट से पीछे चल रही हैं। दिलचस्प आंकड़ा है, 1500 वोट से ममता बनर्जी पीछे हैं, जो एक चेहरा है मोदी विरोध का, जो एक चेहरा है केंद्र सरकार के विरोध का, जो एक उम्मीद है विपक्ष की आने वाले समय की राजनीति के संदर्भ में। वो पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को तो आगे रखे हुए हैं लेकिन स्वयं अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। ये एक दिलचस्प स्थिति है। तो मुझे लगता है कि भूपेन जी के पास हमें चलना चाहिए, इस दिलचस्प स्थिति के संदर्भ में उनके आकलन को सुनना चाहिए, क्योंकि भूपेन जी कांग्रेस के नेता तो है ही, साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो भूपेन जी, इस दिलचस्प स्थिति के संदर्भ में आपकी टिप्पणी। देखिए, ये बहुत ही प्रारंभिक स्थिति है और स्थिति अभी बदलेगी। मैं बहुत टच में रहा हूँ कलकत्ता से लोगों के, और मेरे साथ पढ़ने वाले 200-400 लोगों से मैं रेगुलर संपर्क में रहा हूँ जी। जो आखिरी 4 राउंड की जो पोलिंग हुई है, वो आखिरी 4 राउंड की जब पोलिंग सामने आएगी तब भारतीय जनता पार्टी आपको धराशायी हुई मिलेगी। और जनता के बीच में वहाँ एक डिफरेंट परसेप्शन है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की सोच अलग है और वो हर पल बदलती है और वो इंटेलेक्चुअली उस पर विचार करते हैं। तो भूपेन जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको। वहां की सोच के संदर्भ में, वहां के लोगों के मिजाज के संदर्भ में आप जैसा कुशाग्र व्यक्ति जानकारी रखता है, पर जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी का अता पता भी नहीं लग रहा है। ये प्रारंभिक रुझान है, ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, पर इन प्रारंभिक आंकड़ों में ही कांग्रेस और वामपंथी साफ है, साफ है। ये आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जिस पार्टी में है, जिसको वहां की पूरी नब्ज की जानकारी, वहां के हालात की जानकारी है, अपनी पार्टी की मदद क्यों नहीं की भूपेन जी आप? देखिए, आज की तारीख में जो राजनीतिक रणनीतियां बनती हैं जी, वो रणनीतियां इस आधार पर बनती हैं कि आप कहां पर ज्यादा शक्ति अर्जित कर सकते हैं जी। जिन राज्यों में हम शक्ति अर्जित कर सकने की स्थिति में थे वहां पर हमने उसके लिए प्रयास किए हैं, और जहां पर हमें जो है हम प्रयास करने के बावजूद भी बहुत आगे तक नहीं जा सकते थे, वहां पर हमने जो है वहां पर अपनी ऊर्जा, अपना संसाधन झोंकने में थोड़ी कोताही की है। आज देश में क्या स्थिति है कि पूरे संसाधन तो एक जगह संग्रहित हो गए, पूरे देश को लूट कर एक पार्टी ने संसाधन इकट्ठे कर लिए। उन संसाधन के बल पर वो जो है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीदती बेचती है और उसके बाद उनकी शक्ति से जो है वो सत्ताओं पर कब्जा करने का प्रयत्न करती है। ये संसाधन कोई घर से तो लाए हुए है नहीं, ये संसाधन कहाँ से लिए?
ये जनता के इसी सिस्टम से, जो जिसको सो कॉल्ड सिस्टम कहा जा रहा है आज, इसी सिस्टम से चुराए हुए संसाधनों के आधार पर सत्ताएं लूटी जा रही हैं। संसाधनों की सीमितता थी भूपेंद्र जी आपके पास में, तो आपने जहां पर संभावना हो सकती है वहां पे संसाधन लगा के परिणाम लेने की चेष्टा की, पर वो प्रयास भी अभी तक प्रारंभिक आंकड़ों में फलीभूत नहीं हो रहे हैं। असम में आंकड़ा फलीभूत नहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपके प्रयासों के संदर्भ में। वो आंकड़ा जो है आपका केरल के संदर्भ में भी फलीभूत नहीं हो रहा है, और पुडुचेरी में भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक द्रमुक की सफलता को अगर आप अपनी सफलता मानने के लिए तैयार है तो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर जहां पर भी आपके पास में सामर्थ्य था, संसाधन थे, क्षमता थी, वहां पर भी कुछ कमाल कर पा रहे हैं आप, ऐसा प्रारंभिक आंकड़े नहीं बता रहे। क्या कहेंगे? आप आंकड़ों का इंतजार करना ज्यादा श्रेयस्कर है, और निश्चित रूप से ये धारणा बदलेगी। शाम तक जो है ये धारणा बदल जाएगी, ये धारणा बदल जाएगी, ये कहना है भूपेंद्र जी का। लेकिन मैं जयकिशन जी के पास चलता हूं। जयकिशन जी, जिस प्रकार का रुझान है, उस रुझान के अंतर्गत जैसे कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, वैसे ही पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ममता बनर्जी को विधानसभा सीट पर हराना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना पश्चिम बंगाल में सत्ता में आना। 200 प्लस का दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, लेकिन प्रारंभिक रुझान ऐसे दावों के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप भी भूपेंद्र जी की राय से इत्तेफाक रखेंगे, प्रारंभिक रुझान है, इंतजार करना चाहिए, या इसके संदर्भ में कोई दृष्टि और भी देने की कोशिश आप जैसे सुधी पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, हम अपेक्षित कर सकते हैं? देखिए हिमांशु जी, जी जो आप लोगों ने सर्वे दिखाए थे जी चुनाव के बाद, जी उनमें ये बहुत साफ था कि बहुमत किसे मिलेगा इसके बारे में कोई फाइनल फिगर नहीं दे रहा था जी। जहां तक दावों का सवाल है, तो दावे तो राजनीतिक दल अपनी ओर जनता को आकर्षित करने के लिए दावे करते हैं जी, ठीक है। कांग्रेस भी ये दावा कर रही थी कि वो असम में सरकार बनाने जा रही है जी। आपके जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल जी और भूपेश सिंह जी, उन्होंने तो वहां की कमानी संभाली हुई थी जी। वो तो आपके चैनल पर और दूसरे चैनलों पर यही कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, कोई इसमें शक है ही नहीं। तो जहां तक राजनीतिक दलों के दावे हैं जी, वो तो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया से, यानी चुनाव मतदान की जो प्रक्रिया है, उससे दूर रहकर निष्पक्षता के साथ जो आकलन करते हैं जी, उन्होंने तो यही कहा था कि सरकार किसी की भी बन सकती है, जबरदस्त टक्कर है, और जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। इस बारे में तो असली सवाल तो ये है कि ममता बनर्जी जो खुद चुनाव लड़ रही है सिंगूर से, क्या नाम है इसका, नंदीग्राम, जहां से उन नंदीग्राम से जी, तो वहां वो हार रही हैं जी। मुझे जो लगता है नंदीग्राम में जो इनका सफाया हो रहा है जी, ममता बनर्जी का, उन्होंने वो जो पैर में हड्डी टूटने का जो नाटक किया जी, उसका ये परिणाम है। देखिए, जमीन पर जो लोग थे उन्होंने देखा था कि ये जो उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो रास्ते में एक रॉड लगी हुई थी, उससे उनका कार का टकराया था दरवाजा और उसके कारण वो टूटा था, ठीक है। वो घटना थी, निस्संदेह घटना थी, दुर्घटना थी वो, लेकिन उसका जिस तरह से ममता बनर्जी ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, तो ऐसा तो नहीं था कि ममता बनर्जी अकेली जा रही थी, वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ममता बनर्जी के पैर में उनकी अपनी तरफ से लगी है, उन्होंने उसको बीजेपी के इश्यू बनाने की कोशिश की। पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो ट्रिसाइकिल पर घूमती हुई नजर आई। मतलब ये है कि ये जो जनता जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है, तो जनता वाकई में महत्वपूर्ण है, वो सब देख रही है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जगदीश जी, मैं बीच में रोकता हूं और आपके इस आकलन को लेकर मेरे सवाल हैं। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी टांग टूटी हुई दिखाने का नाटक किया आपके शब्दों में, और उसका नुकसान उनको नंदीग्राम में हो रहा है। व्यक्ति के तौर पर वो नुकसान हो सकता है, पर पार्टी के स्तर पर उसे लाभ मिल रहा है। इस आकलन से आपकी असहमति? क्योंकि आंकड़ा बता रहा है कि अब बीजेपी 110 पर है,
137 पर टीएमसी है। स्पष्ट बहुमत के लिए मात्र 10 सीट दूर है, जबकि ये आकलन जो है तकरीबन 250 सीटों के संदर्भ में है। जो हमारे पास में आंकड़े हैं, अभी 42 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिसका नाम है, वो एक बार फिर स्पष्ट बहुमत लेते हुए दिख रही है। अब तक के रुझानों में पैर टूटने का नाटक था या घटना थी, दुर्घटना थी, उसका लाभ टीएमसी को मिल रहा है, इस बात से आपका इंकार। एक दूसरा, जो नंदीग्राम के संदर्भ में आपका आकलन है, नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी की परंपरागत सीट है। ममता बनर्जी ने यह साहस दिखाया कि वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने के लिए वहां पर गई। क्या कहेंगे इन दोनों परिस्थितियों के संदर्भ में? ये ममता बनर्जी की सीट पर का रुझान नहीं है, शुभेंदु अधिकारी की सीट पर ममता बनर्जी के संदर्भ में प्रारंभिक रुझान है। दोनों आकलन। हाँ, देखिए, जो मैंने बात कही है जी, उसका मतलब यह है कि जो मतदाता है जी, मैंने ये कहा था कि जो भीड़ थी वहां पर जी, उसने अपनी आंखों से देखा कि एक्चुअल में ये दुर्घटना है या किसी की साजिश है। जी, ठीक है। तो जब वहां की जनता ये सोच रही है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, इतना बड़ा कैंपेन कर रहा है, मुख्यमंत्री है वो और चुनाव जीतने की उसकी संभावना है, उसके बाद वो हार रही है, तो वहां की जनता, मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता जो है वो निर्णय करने वाली है चुनाव में। इसलिए हमको जनता के निर्णय पर ध्यान देना चाहिए। जो राजनीतिक दल कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जनता क्या डिसीजन दे रही है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो ये जनता का आदेश है, जिसको सब स्वीकारेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ममता बनर्जी ने गड़बड़ किया है या ममता बनर्जी ने जो किया है वो सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जनता का मत है वो। अपने मध्य प्रदेश, अब जहां तक आपने ये बात कहा कि वो बहुमत की ओर बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के आप पिछले विधानसभा चुनाव का स्मरण करेंगे तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी थी। बीजेपी वाले जीत रहे थे लोकसभा को, विधानसभा चुनाव बहुमत उनको प्राप्त हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि वो रात तक, देर रात तक, फिर दूसरे दिन तक वो मतगणना चलती रही और उसमें बीजेपी कुछ सीटें हार गई। दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूं, फिर हितेश जी बाकी आंकड़े आपके साथ साझा करेंगे। अब हमारे पास 257 सीटों के रुझान है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, और 257 सीटों के अंतर्गत भूपेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए 141 सीटों पर इस समय पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, भाजपा पिछड़ रही है। अब भाजपा मात्र 110 सीटों पर आगे है। 31 सीटों का अंतर, एक बड़ा अंतर है। जहां कांटे की लड़ाई के हालात हो वहां पर अगर 31 सीटों की बढ़त इस समय तृणमूल कांग्रेस के पास है तो यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी पैदा करने वाली घटना है, जिसके संदर्भ में इंकार नहीं किया जा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीटों के संदर्भ में भी जानकारी हमारे पास में है, जिसको साझा करेंगे मेरे सहयोगी हितेश व्यास जी। हितेश जी, तो जिस तरह से भी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में महज 6 सीटों से इस वक्त बहुमत के आंकड़े से टीएमसी दूर है, लेकिन सबसे बात जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि नंदीग्राम सीट, जहां से ममता बनर्जी इस वक्त 1000 वोटों से करीब करीब पीछे चल रही हैं और लगातार शुरू से, जब से काउंटिंग शुरू हुई तब से वो पीछे चल रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो एक सीट थी बाबुल सुप्रियो, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हें यहां से मैदान में उतारा गया, वो शुरुआत में आगे थे, लेकिन अभी जानकारी निकल के आ रही है कि वो पीछे हो गए हैं, अब जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा असम में एक और महत्वपूर्ण चेहरा सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मुख्यमंत्री हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पेश नहीं किया गया इस विधानसभा के चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा चेहरा सर्बानंद सोनोवाल भी अपनी सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन दो राज्यों के संदर्भ में बात करें, ममता बनर्जी पीछे, बाबुल सुप्रियो बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री वो पीछे, सर्बानंद सोनोवाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इस वक्त सीएम थे और वो भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। एक और जो जानकारी हमें अपने दर्शकों से साझा करनी है वो तमिलनाडु के संदर्भ में। तमिलनाडु में यह बताया जा रहा था एग्जिट पोल के अंतर्गत कि वहां पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, अता पता भी नहीं चलेगा एआईडीएमके का और बीजेपी के गठबंधन का। लेकिन प्रारंभिक जो रुझान आए हैं वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त तो है, पर वो एक तरफा नहीं है। हमारे पास 234 में से 203 सीटों के रुझान मौजूद हैं, जिसमें द्रमुक और कांग्रेस का गठबंधन 115 सीटों पर आगे चल रहा है, अर्थात बहुमत से 2 सीटें ही पीछे रह गए हैं, या 3 सीटें। 234 के अंतर्गत जो सीटें चाहिए वो 118 सीटें चाहिए स्पष्ट बहुमत के लिए, तो उससे 3 सीटें पीछे हैं।
लेकिन एआईएडीएमके जो अभी सत्ता में है और भाजपा जिसके साथ मिलकर तमिलनाडु में जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, वो 87 सीटों पर है। अन्य के खाते में केवल 1 सीट है। केरल के संदर्भ में अगर बात करें तो केरल में वामपंथी गठबंधन 140 में से 79 सीट्स पर आगे चल रहा है, अर्थात बहुमत के संदर्भ में अगर बात करें तो वो स्पष्ट बहुमत को प्राप्त कर रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, जिसको बड़ी उम्मीद है केरल के संदर्भ में थी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष, वहां से सांसद हैं, लेकिन उनकी रणनीति, उनके संसाधनों का भूपेंद्र जी के अनुसार समुचित उपयोग भी कोई करिश्मा भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र 58 सीटों पर आगे चल रहा है कांग्रेस का गठबंधन। वामपंथी उनके मुकाबले 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले 12 सीटों के नुकसान पर है कांग्रेस, पिछली बार के मुकाबले 11 सीटों के फायदे में है, पर वो फायदा ऐसा नहीं है जो आपको सत्ता दिला दे। इसके अलावा अगर असम के संदर्भ में बात करें तो असम के संदर्भ में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, ये रुझान बता रहे हैं। कुल 126 में से 80 सीटों के हमारे पास में रुझान मौजूद हैं। 51 सीटों पर भाजपा आगे है, 25 सीटों पर कांग्रेस है, अन्य 4 पर है। मतलब भाजपा की जो बढ़त है वो कांग्रेस के मुकाबले लगभग दुगनी है रुझानों के अंतर्गत। असम निराश कर रहा है, क्योंकि असम में जिस तरीके से शून्य से शुरुआत करते हुए कांग्रेस ने भूपेश बघेल की पूरी फौज को झोंक कर माहौल बनाया था, उसने कहीं ना कहीं यह वातावरण बना दिया था कि कुछ चमत्कार घटित हो जाएगा। पर रुझान अभी बता रहे हैं कि ऐसे चमत्कार की उम्मीद जो थी वो शायद पूरा नहीं हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अकल्पनीय तरीके से एक ठीक ठाक बहुमत की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुडुचेरी के संदर्भ में तो वहां पर अभी भी कांग्रेस के लिए खेल खत्म नहीं है। कुल 30 सीटें हैं, 13 के रुझान है, 7 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन आगे है, 6 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन आगे है। मतलब मुकाबला कांटे का है। जैसा माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस के लिए कुछ बचेगा नहीं, कांग्रेस पुडुचेरी के संदर्भ में संतोष कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ करिश्मा हो जाए। राजस्थान के संदर्भ में हम जहां तक बात करें तो राजस्थान में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। भाजपा जो है किरण महेश्वरी, जो उनकी एक बड़ी चेहरा थी, उनके निधन से जो सीट खाली हुई थी उस पर उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, वो आगे चल रही है। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां पर है, उसके लिए राहत हो सकती है कि 3 में से 2 सीटों पर कम से कम उसकी बढ़त बनी हुई है। तो इन रोशनी के बीच में एक बार फिर जयकिशन जी आपके पास आ रहा हूं और जानना चाहूंगा, 2 मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में रुझान है। पार्टियां जीत रही हैं, मुख्यमंत्री हारते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो नाटक किया, इसलिए इस प्रकार की गति को वो प्राप्त हो रही है। सर्वानंद के साथ में नाटक किया, भाजपा ने कर दिया, इसलिए ये हालत हो रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो चुनाव, जैसा मैंने कहा कि चुनाव है, और दूसरी बात ये है कि सर्वानंद वहां के एक लोकप्रिय नेता थे, लेकिन बीजेपी का जो संगठन है उसको भी ये लग रहा था कि शायद सोनोवाल को अगर हमने मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जी तो हमको नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहां पर सोनोवाल को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया था। इसी से ये क्लियर हो रहा था कि वहां पर सोनोवाल की जो लोकप्रियता है वो ठीक नहीं है, ठीक है, और वही परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का, अगर बीजेपी ये फैसला करती कि सोनोवाल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो शायद परिणाम जो आज दिखाई दे रहे हैं वो शायद नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे एंटी कम्बेंसी थी। तो ये साफ तौर पर पहले भी लोग बता रहे थे। आपका आकलन के आधार पर निष्कर्ष निकालो तो एक भाजपा की गलती रही जो 5 साल तक एक अलोकप्रिय चेहरे को असम में बिठाए रखे, और जैसे ये संकेत दे दिया कि देखो हम पे भरोसा रखो, इस आदमी पे हमारा भरोसा नहीं रहा है, तो जनता ने भरोसा कर लिया। तो कुल मिलाकर 5 साल एक गलत आदमी के हाथों में प्रदेश सौंप के रखा था भाजपा ने। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत आदमी है, लेकिन उनको जिस जनता जो उनसे अपेक्षा करती थी, देखिए असम का बड़ा टिपिकल मामला है जी। वहां पर एनआरसी वाला जो मुद्दा है जी, वो इतना गंभीर है कि, और उसके अनुसार वहां बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम तो किए, लेकिन ये एनआरसी वाला जो मुद्दा है, इस पर जो उन्होंने, बीजेपी ने जो लाइन, सोनोवाल ने जो लाइन ली, हो सकता है कि उसका नुकसान उनको व्यक्तिगत तौर पर उठाना पड़ा। जगदीश, मैं अपने सवाल को एक बार और कायम रखता हूं, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास रुख करूंगा। भाजपा
असम में ठीक ठाक तरीके से आगे जा रही है। कांग्रेस 25, भाजपा 51, दुगने से भी ज्यादा। हमने 5 राज्यों के रुझानों को साझा किया है, कहीं पर भी ऐसा चमत्कार होता हुआ नहीं दिख रहा। तो क्या माना जाए कि यह जो जनादेश भाजपा को मिल रहा है, यह अपने ही नेता, अपने ही मुख्यमंत्री को खारिज करने के प्रति जो जनता का उत्साह है वो वोटों की शक्ल में दिख रहा है। जनता इतनी उत्साहित हो गई कि आप इस मुख्यमंत्री से हमें निजात दिलाने जा रहे हो, इसलिए हम आपकी झोली भर दे रहे हैं। क्या इस रूप में लिखा जाए? या इतना प्रचंड बहुमत है तो सोनेवाल के साथ भाजपा ने जाति की है। जिस व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा प्रचंड जनादेश सामने आ रहा है, उसके साथ भाजपा ने ठीक नहीं किया। किस आकलन पे पहुंचे हम? जी जयकिशन जी, आप क्या कहते हैं, पहला राउंड है और 27 राउंड होने, तो अभी तो बहुत उलटफेर होना है। तो बीजेपी इस सीट को हार जाएगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके ये संगठन ने निर्णय लिया होगा कि हमें किसको लड़ाना है। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि वो सीमा पर वो ले गए इस चीज को राज्यों के अंदर। आप देखें कि आज भारत की जो राजनीति है, एक नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्री को उतार देती है जिस देश में, वहां पर संस्थाओं के क्षरण का कितना बड़ा एक। भूपेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आपकी दिलचस्पी की एक जानकारी मेरे पास में आई है। जयकिशन जी, आपको भी दिलचस्पी होगी। हम पूरे देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनावों पर तो बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमारा अपना प्रदेश मध्य प्रदेश में भी एक उपचुनाव हो रहा है जिसका नाम दमोह विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस से राहुल लोधी 2018 के चुनाव में प्रत्याशी बने थे। जयंत मलैया जैसे दिग्गज को हराकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। बीच में उन्होंने कहा था कि ये खरीद फरोख्त में उनका यकीन नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो खुद ही भाजपा में शामिल होते हुए दिखाई दिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के उद्धार के लिए, क्षेत्र के संदर्भ में कमाल करने के लिए। लेकिन उनके साथ कमाल होता हुआ इस समय दमोह में दिख रहा है। पहले राउंड की मतगणना के संदर्भ में यह जानकारी है कि वो पहले राउंड में 1817 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले पीछे हैं। वहां पर हंगामा हो गया है, मतगणना रुक गई है। अब मतगणना 10:30 बजे शुरू होगी। 1817 वोटों से कांग्रेस आगे है दमोह के संदर्भ में। अपने आप में अचंभित करने वाला रुझान है पहले राउंड का। वहां हंगामा हुआ है। इसकी रोशनी के बीच भूपेंद्र जी, सब तरह से बदहाली के हालात, बदहाली की खबर है, लेकिन आपके अपने गृह प्रदेश से खबर कहीं से तो कुछ सूचना मिली है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये परिणाम पहले से मालूम था, इसीलिए जो है प्रहलाद पटेल जी ने पूतना के कैरेक्टर को इजाद किया था और उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि वो लोधी हैं और उनको जिताने की जिम्मेवारी भी थी जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूतना के ऊपर ढोल कर ये सारी चीजों से बाहर निकलने की कोशिश की, उससे परिणाम वहां पर स्पष्ट हो चुके थे। और ये तो अभी परिणाम कम है, मतलब शाम तक आप देखेंगे कि बहुत ही मार्जिनल लीड वहां पर हो जाएगी। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी स्थिति बहुत ही मजबूत थी, शहरों में भी हमारी स्थिति भयंकर सुधार हुआ और वहां पर जो है बीजेपी के मतदाता ने वोट नहीं किया है। तो ये तो चुनाव हार नहीं है। तीसरी बड़ी चीज है कि राहुल लोधी एकमात्र ऐसे शख्स है, हिंदुस्तान में सैकड़ों नेता बिके हैं और सैकड़ों नेताओं की खरीदी भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन ये पहला नेता है जिसने खुद कीमत बताई कि कितने में खरीद फरोख्त हो रही है और उसने कहा जनता से कि 5200 रुपया प्रति वोट लिए बिना तुम किसी बीजेपी को वोट मत देना। ये सार्वजनिक डोमेन में उसके वीडियो चल रहे थे। तो आप अपेक्षा करते हैं क्या कि वो चुनाव जीत सकता था? और अपेक्षा कर सकते हैं वो चुनाव जीत सकता था? जयकिशन शर्मा जी से मैं आखिरी टिप्पणी लेता हूं, फिर एक ब्रेक पे जाएंगे। जयकिशन जी, दमोह के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले उपचुनावों में कमाल की जीत हासिल की थी, पर दमोह के संदर्भ में संशय इसलिए बना हुआ था कि दमोह से भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा जयंत मलैया और उनका परिवार इस कदम को कभी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाया कि राहुल लोधी को भाजपा क्यों बनाया। क्या उसकी कीमत चुकाता हुआ दिख रहा है भाजपा संगठन इस उपचुनाव में? जो प्रारंभिक रुझान है, क्योंकि प्रारंभिक रुझान में 10, 20, 50 वोटों का अंतर नहीं है, 1600 वोटों का अंतर पहले राउंड के अंदर ही कांग्रेस बीजेपी के बीच में है। क्या कहेंगे जयकिशन जी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने दमोह में निस्संदेह कहीं ना कहीं गलती तो बीजेपी से हुई है जी। एकदम चुनाव के पहले आपने
कांग्रेस से आए आदमी को टिकट दे दिया और उसके कारण कार्यकर्ताओं में निस्संदेह सिर्फ उनका सवाल ही नहीं है, वो वित्त मंत्री थे पिछली सरकार में बीजेपी की, और अगर उनका टिकट काट दिया गया और फिर दूसरे भी कोई नेता ढूंढा जा सकता था अगर उनके हारने की संभावनाएं थी, तो बीजेपी में बहुत नेता हैं वहां पर जो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस से आए हुए लोगों को चुनाव का टिकट दिया। तो अगर इसमें कोई चुनाव परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आश्चर्य की या कोई बीजेपी के लिए निस्संदेह सोचने की बात होगी कि उनको पार्टी में जो लोग बाहर से ले रहे हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनकी लोकप्रियता इतनी है कि वो जैसे कि हेमंता शर्मा के, मैं फिर उस असम वाले मामले पर जा रहा हूं, तो आप जिस नेता को शामिल कर रहे हैं वो पार्टी के लिए एसेट है या नुकसानदेह है, ये तो फैसला संगठन तो पूरी तरह से तस्वीरें साफ होने के बाद ये संगठन को भी देखना होगा, पार्टी के भीतर भी। इन सब के बीच में 5 राज्यों के जो रुझान अब तक हैं उसमें सिर्फ पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में स्थिति, वर्तमान स्थिति में तस्वीर साफ हो गई है कि वहां पर जो जादुई फिगर है उसको पार्टियां छू चुकी हैं। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी यहां पर 165 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। असम में जहां पर 64 का वो जादुई फिगर है वहां पर इस वक्त बीजेपी 66 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन जबरदस्त तरीके से अब बढ़त बनाता नजर आ रहा है, 131 सीटों पर आगे हो चुके हैं। वहीं एलडीएफ की सरकार एक बार फिर से केरल में बनने की स्थिति रुझानों में अब तक निकल के सामने आ रही है। अभी पुडुचेरी में जो मुकाबला है थोड़ा सा नेक टू नेक देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी और डीएमके का जो गठबंधन था, यहां पर बीजेपी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन था वो इस वक्त यहां पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। तो फिलहाल लगातार हमारी पेशकश ये जारी है और जो रुझान नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं उसको सबसे सटीक और सबसे तेज आप सामने रख रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।